क्लास 8 के बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग साइंस के 5वें चैप्टर की बात करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम कहलाएगा ये, इसी के बारे में पढ़ना है हमें। इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो हमने यहाँ लिख दिया है और इसी को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि क्या होता है। सबसे पहला शब्द है नेचुरल रिसोर्सेस। परिभाषा इसकी बहुत तरीके से दी जाती है। एवरीथिंग अराउंड अस विच इज यूटिलाइज्ड बाय अस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में रोज प्रयोग में आते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। एयर, वाटर, ऑक्सीजन, कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे के सारे चीज नेचुरल रिसोर्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये नेचर द्वारा प्रदत्त है, नेचर ने बनाया है ये, लेकिन ये सजीवों के लिए आवश्यक है। इसके बिना सजीव का अस्तित्व संभव नहीं है। ये सारे चीज नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है फॉसिल फ्यूल, मतलब हिंदी में बोला जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल वो है जो आज से करोड़ों बरस पहले पृथ्वी के अंदर ढक गया है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से वनस्पति और जीव जंतु जो जमीन के नीचे आज से करोड़ों बरस पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, किसी प्राकृतिक घटना के कारण जो ये चीजें दब गई जमीन के अंदर और प्रेशर बढ़ा है, टेम्परेचर भी बढ़ा है, तो धीरे धीरे वो चीजें कोयला और पेट्रोलियम में बदल गई। कहा जाता है कि पेड़ पौधे जो दबे वो बाद में कोयला बन गए और जीव जंतु जो दब गया वो पेट्रोलियम बना। पेट्रोलियम शब्द का मतलब ही होता है पेट्राओलियम। पेट्रा का मतलब चट्टान, चट्टान के बीच, ओलियम मतलब ऑयल, चट्टान के बीच पाया जाने वाले तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। तो कोयला और पेट्रोलियम ये दो इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल का डिफिनीशन होता है डेड रिमेन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। डेड मतलब मरे हुए, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। पास्ट भूत में जो थे, बहुत पहले जो जंतु थे, जीव जंतु थे या पेड़ पौधे थे, उन्हीं के अवशेष हैं जो ये आज कोयला और पेट्रोलियम के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में इन दो का मेन इंपॉर्टेंस है, कोयला का और पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम तो मिक्सचर है बहुत सारी गैसों का, बहुत सारे ऑर्गेनिक पदार्थों का। कहा जाता है कि पेट्रोलियम का जब रिफाइनिंग होता है और उससे जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं या जो अंत में जो मटेरियल बच जाता है, उसमें लगभग 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और उस 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है दुनिया में। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो भी उसी से बनता है, और भी तरह तरह की गैसें हैं, तरह तरह के कंपाउंड हैं जो इसी से तैयार होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल में हम आपको बताएंगे कि किस तरीका से कोयला बना है। उस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। कार्बन एक नॉनमेटल है, एलिमेंट भी है। जब हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसी में बताया गया है कि मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक फिजिकल बेसिस के आधार पे, माने उसके भौतिक रूप के आधार पे, और दूसरा केमिकल बेसिस पर यानी रासायनिक संगठन के आधार पे। भौतिक संगठन के आधार पे बताया गया है कि मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, यही तीन में से कोई हो सकता है। और केमिकल बेसिस के आधार पे बताया जाता है कि मैटर या तो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे या मिक्सचर होंगे। तो यहाँ जो कोल और पेट्रोलियम की बात जो बताई जा रही है, तो इसमें कार्बन पाया जाता है जो एक तरह का एलिमेंट है और फिर नॉनमेटल भी है। और कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट माना जाता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है सर्वव्यापक, हर जगह मौजूद है कार्बन। हमारे कपड़ों में कार्बन, हमारी दवाई में कार्बन, हमारे फ्यूल में, जलावन में कार्बन, कागज में कार्बन। इस तरह से कार्बन हर जगह पाया जाता है। हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं,
जिनको हम लोग कहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस सब में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन का जीव जंतु में एक लिमिट है, 10% या 12% या 14% की मात्रा है जीव जंतु में कार्बन की। लेकिन जब ये कार्बन जमीन के नीचे दब गया हो और तब इसमें कार्बन का अनुपात बढ़ गया हो, अब कार्बन उस जगह पे आ गया 90%, उस जगह पे आ गया 98%, 60%, 50%, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। यानी कि जब ऐसे कंडीशन मिलते हैं, जैसे बताया गया कि फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कैसे हुआ, जमीन के अंदर कैसे हुआ, जिसके बारे में बताया गया कि आज से करोड़ों बरस पहले जैसे आज होते हैं तरह तरह के नेचुरल डिजास्टर होते हैं, भूकंप आता है, ज्वालामुखी पहाड़ निकलते हैं, इसी तरह की कोई घटना आज से करोड़ों बरस पहले हुई, जिसके कारण सभी तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए। आज से करोड़ों बरस पहले ये कहानी हुई। धीरे धीरे उस पर मिट्टी बढ़ता गया, चढ़ता गया, जिसके कारण उसका प्रेशर बढ़ गया। उस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम संख्या में थे, आज की तरह बात नहीं थी कि आज एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उस समय कम मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाया उनका। जैसे आज अगर एक लकड़ी को हम अगर मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो कोयला बनना तो दूर की बात है, वो तो डिकम्पोज हो जाएगा, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जब उस समय कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, डिकम्पोजिशन नहीं होता था, उस समय ऐसा कंडीशन मिला, ऐसी सभी नेचुरल जो कंडीशन थे कोयला बनने के लिए वो सभी प्राप्त हो गए। प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया और धीरे धीरे उस मरे हुए जीव जंतु में कार्बन की मात्रा बढ़ गई और वही बाद में कन्वर्ट होकर के कोल बन गया और पेट्रोलियम बन गया। इस तरीका से ये जो प्रोसेस है कार्बोनाइजेशन इज रियल ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल। कोयला और पेट्रोलियम के बनने की जो विधि है, इसको रसायन विज्ञान में कार्बोनाइजेशन ही कहा जाता है। इसी तरह कार्बोनाइजेशन का मतलब कार्बन का प्रोपोर्शन बढ़ना, कार्बन का अनुपात बढ़ना, जीव जंतु के जो अवशेष हैं जो जमीन के अंदर दबे हैं, उसमें जब कार्बन की मात्रा बढ़ रही है तब वो जलावन के काम में इस्तेमाल आता है, तब वो फ्यूल बन जाता है, तब वो ईंधन के रूप में जाना जाता है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, गोबर गैस है, कोल गैस है, कितने सारे हैं। ये सब किसी न किसी नेचुरल प्रोसेस से ही बने हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। वो नेचुरल जो प्रोसेस है कोयला पेट्रोलियम बनने का या अदर गैस बनने का, उस प्रोसेस को ही कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बचाव, सुरक्षा। माना कि ये चीजें हमें नेचर ने दिया है, फिर भी इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कोयला या तेल, पेट्रोलियम है या डीजल, आप गाड़ी में या टू व्हीलर में आप पेट्रोलियम लेते हैं तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। ये नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी लिमिट मात्रा में, अनलिमिट नहीं है। हवा और पानी की तरह ये अनलिमिट नहीं है कि हम इसका जितना इस्तेमाल करें ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ ये खत्म हो जाएंगे, इसका भंडार पृथ्वी में सीमित है, ये हमेशा नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि कोयला और पेट्रोलियम 100 साल ही दिखाई देंगे, 100 साल के बाद की जो पीढ़ी आएगी उसको कोयला और पेट्रोलियम शायद देखने के लिए म्यूजियम में मिलेगा, वो प्रचलन में नहीं रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक चलने वाला ये सब ईंधन नहीं है। अब न पहले जैसी परिस्थिति है और न पहले जैसी कोई बात है कि हम कोयला और पेट्रोलियम बना सकते हैं या उसको कोई लैब में तैयार कर सकता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तो नेचुरल रिसोर्स है, ये बन गया तो बन गया। अभी भी पृथ्वी के गर्भ में ऐसे चीज बहुत जगह दबे होंगे, पड़े होंगे, रिसर्च जारी है, साइंटिस्ट लोग को प्रयास करते हैं कि जो बन गया उसे निकाल लिया जाए। अब बनने की बात तो अब दूर है, जो बना है उसको निकालने की बात है। तो ये नेचुरल रिसोर्स मान लिया कि बहुत
ज्यादा मात्रा में नहीं है, एयर वाटर की तरह नहीं है। एयर वाटर को हम कितना भी इस्तेमाल करें तो इसका अंत होना नहीं है, लेकिन ये जो है, ये जो फ्यूल है हमारा, ये जो ईंधन है या ये जो नेचुरल रिसोर्स है, इसको भी दो भाग में बांटते हैं। नेचुरल रिसोर्स को भी कहा जाता है एक्सहॉस्टिबल एंड इनएक्सहॉस्टिबल। इनएक्सहॉस्टिबल और एक्सहॉस्टिबल का मतलब होता है, एक्सहॉस्टिबल उस नेचुरल रिसोर्स को कहते हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका भंडार लिमिट है, पृथ्वी के अंदर वो सीमित मात्रा में पाए गए जाते हैं, अभी उनका निर्माण नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें कि आज भी पृथ्वी के अंदर कोयला और पेट्रोलियम बन जाएंगे, आज भी जीव जंतु दब जाएंगे, आज भी पेड़ पौधे दब जाएंगे, तो आज भी कोयला पेट्रोलियम बनने लगेगा। इसके बनने में जरा टाइम तो देखिए, मिलियंस ऑफ ईयर से वो करोड़ों बरस पहले की बात है, ये वो आज नहीं है संभव हो पाना। तो जो नेचुरल रिसोर्स बहुत जल्दी खत्म होने वाला है उसको हम लोग कहेंगे एक्सहॉस्टिबल, और जो नेचुरल रिसोर्स नहीं समाप्त होगा, अभी हमेशा मिलता रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक सनलाइट मिलता रहेगा, तब तक जल मिलता रहेगा वर्षा के रूप में, तब तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ये सब चीजें कभी नहीं समाप्त होगी, तो इनको कहा जाएगा इनएक्सहॉस्टिबल, मतलब नहीं समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्स हैं ये। तो कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल मतलब ये जो ईंधन है इसका संरक्षण होना चाहिए, इसका बचाव होना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसको व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में अपनी आवश्यकता के मात्र 30% पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है, वो भी महाराष्ट्र के बंबई हाई क्षेत्र में। बाकी 70% तेल को हम लोग एक दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, अपने यहाँ उसकी रिफाइनिंग करते हैं, और रिफाइनिंग करके फिर इसी से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, एलपीजी गैस, मोबिल, ग्रीस, ये सब चीजें प्राप्त होती है पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से, ये सारी चीजें प्राप्त होती है। तो 70% हम आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं, और हमारी जरूरत का केवल 30% ही हमारे अपने देश में प्राप्त होता है। और ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बोला जाता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब वो देश का संगठन जहां से पेट्रोल मिलते हैं, सभी देशों को पेट्रोलियम मिलता है। देखिए, पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर है, डिफरेंस है। पेट्रोलियम का मतलब होता है कच्चा तेल, जमीन से निकाला हुआ तेल, पाइप के रास्ते खींचा हुआ तेल, देखने में काला रंग का होता है, मटमैला कलर का होता है और बैड स्मेल वाला होता है, इसको तो हम पेट्रोलियम बोल दिए। अब इस पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, जैसे रिफाइनिंग है, अपने यहाँ रिफाइनरी है बरौनी में, असम में होगा रिफाइनरी, वहाँ तेल का सफाई किया जाता है और उससे कई चीजें बनाई जाती है। तो वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा पेट्रोलियम की सफाई होती है और उसी से एलपीजी गैस मिलता है, उसी से पेट्रोल मिलता है, उसी से डीजल मिलता है, उसी से मिट्टी तेल मिलते हैं, उसी से मोबिल मिलता है, उसी से केरोसिन ऑयल मिलता है, हर चीज उससे मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो आपको ये 7 नंबर पे लिखा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ कि पेट्रोलियम को मैंने टैंक में डाल दिया, बड़े टंकी में डाल दिया है, और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 20 डिग्री 30 डिग्री पर जो टेम्परेचर देंगे तो जितने भी गैस हैं उसमें गैस जो मिली हुई है वो गैस निकल जाती है। उस गैस को ठंडा करके, कंप्रेस करके, प्रेशर बढ़ा के, टेम्परेचर को कम करके एलपीजी गैस बना के फिर सिलेंडर में आपको पैक कर दिया जाता है। तो ये पहला चीज निकला पेट्रोलियम से। दूसरा पेट्रोल निकला जो काफी वाष्पशील है, अत्यंत ज्वलनशील है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो ये पेट्रोल प्राप्त हुआ दूसरे चरण में। अब 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर करके हम उसके वेपर को, उसके वाष्प को कलेक्ट करके, डिस्टिल करके, ठंडा करके
फिर दूसरे बर्तन में जमा करते हैं तो वो पेट्रोल बना। फिर थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो हो सकता है डीजल का वाष्प तैयार हो, डीजल का भाप निकले, उसको भी ठंडा करके हम डीजल तैयार किए, उसको डीजल में निकाले। फिर और टेम्परेचर माने इस तरह से करीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को धीरे 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 बढ़ाया जाता है और उसके हर कंपोनेंट के भाप वेपर को कलेक्ट किया जाता है। तो हमें तरह तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं, तरह तरह का मटेरियल प्राप्त होता है। उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोल का शुद्धिकरण है। पेट्रोल से तरह तरह के प्रोडक्ट को निकालने का तरीका है। टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और तरह तरह के उत्पाद इससे प्राप्त होते हैं। उसके बाद है कार्बोनाइजेशन और कंजर्वेशन। एक संस्था है, PCRA बोला जाता है शॉर्ट में, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। मतलब ये संस्था जो है पेट्रोलियम को बचाने के जो तरीके हैं उसके बारे में बताती है, उसके बारे में ट्रिक्स देती है कि कैसे आप पेट्रोलियम को बचाएंगे, कैसे आप पेट्रोलियम को कंजर्व करेंगे, किस तरह से पेट्रोलियम को बचाया जा सकता है ताकि ये जो नेचुरल रिसोर्स है हमारा लंबे समय तक साथ निभाए। आप अभी भी देख रहे होंगे कि अब धीरे धीरे CNG से बसें चलती है, बैटरी चालित गाड़ियां चल रही है, स्कूटी भी बैटरी चालित आ गई है और एक हवाई गाड़ी भी चल रही है। वो 4 चक्के वाली जो धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ती है, उसमें डीजल और पेट्रोल नहीं लगता है। तो आने वाले समय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, विकास होगा, हो सकता है कि सनलाइट से भी गाड़ियां चले, सोलर एनर्जी से भी गाड़ियां चले, हो सकता है इलेक्ट्रिक से गाड़ियां अभी चलना शुरू कर दिया है। तो पेट्रोलियम अगर समाप्त भी हो जाएगा 100 साल के बाद, तो तब तक कोई अल्टरनेट विकल्प मिल जाएगा और ये पॉल्यूशन फ्री होगा। सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या होगी कि ये पॉल्यूशन फ्री होगा, क्योंकि इन गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल नहीं लगते हैं और डीजल और पेट्रोल के जलने से वायुमंडल में CO2, NO2, SO2 ये सारी गैसें मिलती है जो एयर को पॉल्यूट करती है। एयर के पॉल्यूशन बढ़ने के कारण जीव जंतु में रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा होते हैं, श्वसन संबंधी रोग पैदा होता है। तो आने वाले समय में जो गाड़ियां चलेंगी, जो ऑटोमोबाइल होगा, वो डीजल और पेट्रोल से फ्री होगा, उसका कोई अल्टरनेट उपाय बनेगा और उसी उपाय के द्वारा इसको चलाया जाएगा। तो संभव है कि भविष्य में आने वाला जो वातावरण होगा हमारा, वो पॉल्यूशन फ्री होगा और उसमें किसी प्रकार के प्रदूषण नहीं होंगे, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव या बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो खैर भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि सारी गाड़ियां CNG से चलने लगेंगी, सभी लोग बैटरी चालित गाड़ियां ले लेंगे। इसमें अभी समय लगेगा और तब तक ये पेट्रोलियम अभी चलेगा 100 साल के करीब और इसी से अभी गाड़ियां चलती रहेंगी। अभी जो देश में जितना ज्यादा एनर्जी का जो सोर्स है खपत होती है, उसी के अनुसार वो उस देश को ज्यादा डेवलप माना जाता है। जहां बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, जहां डीजल और पेट्रोल की खपत ज्यादा हो रही है, वो देश डेवलप माना जाता है। और जिस देश में इन चीजों का इस्तेमाल कम हो रहा है, इन चीजों का प्रयोग कम हो रहा है, वो देश अविकसित माने जाते हैं, अंडर डेवलप माने जाते हैं वो देश। तो एनर्जी के जो ये रिसोर्स हैं, जो ये स्रोत है जो हमें एनर्जी देती है, और इस एनर्जी का कन्वर्जन करके हम तरह तरह के काम कर लेते हैं, तो ये एनर्जी का रिसोर्स रियल में हमारा नेचुरल रिसोर्स ही होता है। अगला जो टॉपिक पढ़ना है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का क्या मतलब ये हुआ, ये शब्द जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का संबंध है पेट्रोलियम से, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का संबंध है कोयला से। कोयला 4 प्रकार का होता है, उसका नाम है पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। इनमें सबसे अच्छा कोयला जो उसको माना जाएगा जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, उसको सबसे अच्छा कोयला माना जाएगा, क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा और वो
और वो जो होता है ज़्यादा हीट देता है। जैसे आपको बताते हैं कि पीट जो कोयला है इसमें मात्र 11% कार्बन होता है, मात्र 11%। और ये सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट, इसमें 96% कार्बन पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल जलावन के रूप में होता है और ये सबसे अच्छी वैरायटी का कोयला माना जाता है। हमने पहले ही बताया कि वही कोयला अच्छा है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा हो। तो एंथ्रासाइट 96% ऑफ कार्बन। उसके बाद बिटुमिनस दूसरे श्रेणी का कोयला माना जाता है, इसमें मात्र 65% कार्बन होते हैं। तो इसमें कार्बन की मात्रा कम रहने के कारण ये सेकंड है सीरीज का। और एगो सबसे लास्ट में है लिग्नाइट, जिसमें मात्र 38% कार्बन पाए जाते हैं। तो ये भी कोयला अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं माना जाता है। अच्छा क्वालिटी का कोयला दो ही है, एक है एंथ्रासाइट और दूसरा है बिटुमिनस। अभी ये बताया हमने कि 96% कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में और बिटुमिनस में 65% है, बाकी 38% और 11% कार्बन वाले हैं। तो ये कोयला घटिया दर्जे का माना जाता है और ज्यादा कार्बन वाला जो कोयला है वो सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला माना जाता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हीट पैदा करने के लिए होता है, गर्मी पैदा करने के लिए होता है, उष्मा पैदा करने के लिए होता है, जलावन के काम में उसका इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर स्टेशन में पानी को उबालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पानी को उबाल के उसका भाप बना के भाप को हाई प्रेशर पे टरबाइन पे डाला जाता है, जिससे टरबाइन नाचती है और बिजली का प्रोडक्शन पावर हाउस में होता है। तो इस तरीका से ये सब चीज का इस ढंग से इस्तेमाल होता है संसार के अंदर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की हम बात कर रहे थे कि कोयला को अगर बंद बर्तन में जलाया जाए, हवा की अनुपस्थिति में जलाया जाए, इन एब्सेंस ऑफ एयर में जलाया जाए, तो इनसे हमें 3-4 चीज प्राप्त होती है। एक का नाम है कोक, दूसरे का नाम है कोल तार, तीसरे का नाम है कोल गैस और चौथे का नाम होता है अमोनिका लीकर। अमोनिका लीकर मतलब द्रव अमोनिया वाला द्रव पदार्थ। लीकर का मतलब द्रव पदार्थ होता है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यही कहलाता है कि जब हम कोयला को बंद बर्तन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन एब्सेंस ऑफ एयर में जलाते हैं तो कोयला का जो भाप तैयार होता है, जो वेपर तैयार होता है, उस वेपर को अगर हम ठंडा करके किसी बर्तन में जमा करें तो वेपर से तो अमोनिका लीकर तैयार हो जाएगा, लेकिन वो जो गैस निकलेगी उस गैस में आपको कोल गैस मिला होगा और कोल गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। कोल गैस में मीथेन होता है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है और कोल गैस भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। कोल तार जो होता है वो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है कोल तार, और कोक जो है वो हल्का कोयला हुआ जल जाने के बाद, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने के बाद जो कोयला प्राप्त हुआ उसको हम लोग कोक कहते हैं। इस कोक का इस्तेमाल होता है खास तौर पे, ये भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। जला हुआ कोयला कह सकते हैं उसको, आम बोलचाल की भाषा में जला हुआ कोयला। ये जला हुआ कोयला आप फिर दोबारा लेते हैं, फिर इसको जलाते हैं, फिर इससे आप ईंधन तैयार करते हैं, है ना। बाजार में जो सप्लाई है होटल वगैरह में वो क्या है, वो एक तरह से जला हुआ कोयला है, वो कोक ही है, वो कोक है, वो कोयला का ही रूप है जो जलने के बाद प्राप्त हो गया है, हल्का हो गया है, डेंसिटी हो गई उसकी कम, उसकी डेंसिटी कम हो गई। अब ये जलेगा तो धुआं कम निकलेगा, हीट ज्यादा होगा, इसलिए इस कोक का इस्तेमाल होता है जलावन के रूप में। कोक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो मेटल के एक्सट्रैक्शन में होता है। मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या है कि हम लोग जब धातु को निकालते हैं, धातु निकाला जाता है ना ओर से, अयस्क से, जमीन के नीचे से मिनरल निकलता है, मिनरल की छटाई होती है। मिनरल तो जो भी जमीन के अंदर से निकला चीज है वो सब मिनरल कहलाएगा। अब उसमें जांच की जाएगी कि कौन से पत्थर में, कौन से चट्टान में, कौन से मिनरल में मेटल की मात्रा ज्यादा है और कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है।
सुविधाजनक रूप से उससे मेटल निकाले जा सकते हैं। तो उसकी छटाई करते हैं तो वो कहलाता है ओर, यानी मिनरल से ओर को सेपरेट किया गया। फिर उस ओर को कई तरीके से, कई प्रक्रम से, कई प्रोसेस से गुजारे जाते हैं। उसमें कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, कंसंट्रेशन है, रिफाइनिंग है। इस तरह कई स्टेप से गुजरने के बाद कोई धातु हमारे सामने पूरी तरह तैयार होकर आती है। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन में एक प्रोसेस होता है रिडक्शन। इस प्रोसेस में मेटल के ऑक्साइड को, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, लेड हो गया, ये सब धातु को निकालने के लिए उसका जो ऑक्साइड होगा, उस ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ मिलाकर या अल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिलाकर फिर से हीट किया जाता है। तो ऑक्साइड का O कार्बन के कोक के साथ मिलकर CO बना लेता है और धातु बच जाती है भट्टी के अंदर, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि कोक का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में भी होता है और कोक का इस्तेमाल मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी होता है, मेटल के निष्कर्षण में भी होता है कोक का इस्तेमाल। दूसरा जो पदार्थ बना है कोल तार, कहा जाता है कि कोल तार एक गाढ़ा, चिपचिपा, काले रंग का, बैड स्मेल वाला, अनप्लीजेंट स्मेल वाला द्रव होता है और इसमें लगभग 200 कंपाउंड पाए जाते हैं। 200 कंपाउंड, यानी ये जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बना, इसमें 200 यौगिक पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से तरह तरह के चीज बनाए जाते हैं। प्लास्टिक बनाया जाता है, सिंथेटिक क्लोथ बनाया जाता है, डाई बनाया जाता है, पेंट बनाया जाता है, परफ्यूम बनाए जाते हैं, एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। इसी कोल तार से ये सब चीज बनाए जाते हैं। जो हमारा वाटर प्रूफिंग रूफ बनाए जाते हैं, जल छत बनाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखा होगा। तो ऊपर में कुछ चदरा के ऊपर कारपेट जैसा काला रंग का चिपचिपा बिछाया जाता है ताकि पानी लीक न हो छत पे ऊपर में। तो वो जो है वही कहलाता है वाटर प्रूफिंग शीट। वो वाटर प्रूफिंग शीट भी ऊपर में डाला जाता है तो पानी नहीं चूता है घर के अंदर। तो ये सारी चीजें बनाई जाती है कोल तार से। और कोक के बारे में बता दिए हैं कि कोक में 98% कार्बन है। तो समझ लीजिए कि कोक तो एंथ्रासाइट कोयला से भी अच्छा ईंधन है, क्योंकि इसमें कार्बन उधर 96% है, इधर 98% कार्बन है। तो जलती क्या है? कार्बन। और बनती क्या है? CO2, लाइट और हीट। तीन चीजें। आप सोचिए कि देखिए कि आप कोयला जलाते हैं तो क्या मिलता है? कोयला जलाते हैं तो धुआं मिलता है, कोयला जलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है, कुछ प्रकाश भी उत्पन्न होता है और हीट भी निकलता है। उसी हीट का हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम में। तो ये तीन चीजें निकलती है। इसको हम लोग कह सकते हैं, जो कोयला को जो जला के कार्बन बनाया जाता है, उस प्रोसेस को पाइरोलाइसिस कहा जाता है। जैसे अभी बताया ना कि कार्बन, ये कोयला और पेट्रोलियम के बनने की क्रिया को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इन द सेम वे कोयला को जला के कोक तैयार करने को पाइरोलाइसिस कहा जाता है। तो इस तरीका से कोक तैयार, और कोयला से ही बेटर ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसमें धुआं कम निकलते हैं और हीट की मात्रा ज्यादा होती है दोबारा जलाने पे। तो ये मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। स्टील बनाने में भी कोक का इस्तेमाल होता है। और ये गैस के रूप में एक गैस है जिसको बोला जाता है वाटर गैस। बहुत तरह के गैस हैं संसार में। आपने केवल वायुमंडल की गैसों के बारे में सुना होगा। अब गैस और क्या क्या नया नया सुनेंगे, ये आगे पढ़ेंगे आप। कोल गैस, गोबर गैस, बायोगैस, LPG गैस, CNG गैस, ये सब गैस है। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सब कार्बन से ही बने हैं और इसमें कार्बन है जो जलने के काम में आता है, हीट देता है प्रचुर मात्रा में। तो एक वाटर गैस भी होता है। उस वाटर गैस में दो गैसें मिली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये गैस भी जलावन के रूप में काम आता है। इसका भी सबसे पहले एक आइडियल फ्यूल होता है
एक आदर्श ईंधन बोलते हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि आइडियल फ्यूल वो है उसमें कम से कम 2-3 कैरेक्टर होने चाहिए, तभी उसको हम आदर्श की श्रेणी में रखेंगे। जैसे क्लास में एक आइडियल स्टूडेंट किसको बोला जाता है? जो पढ़ने लिखने में तेज हो, डिसिप्लिन मेंटेन करता हो, गुरुजनों की आदर करता हो, कभी किसी तरह के कंप्लेन का शिकार नहीं हुआ हो, ऐसे ही बच्चे को ना आइडियल स्टूडेंट कहा जाता है। जिसका परफॉर्मेंस क्लास में सबसे अच्छा हो, बेस्ट हो, गुरुजन उसकी उसको मानते हैं, वो अच्छा लड़का है। उसी तरह से ईंधन भी बहुत तरह का है, हमारे दैनिक जीवन में हम रोज इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग पत्ता जलाते हैं, खाना पकाते हैं, हम लोग एलपीजी गैस जलाते हैं, कुछ लोग गोबर का गोईठा जलाते हैं। तो ये तरह तरह के ईंधन हैं संसार के अंदर। तो ये ईंधन में अच्छा ईंधन उसी को कहा जाएगा, फ्यूल अच्छा आइडियल फ्यूल उसी को कहा जाएगा जिसमें 3-4 गुण जरूर होना चाहिए। पहला, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर लो होने का मतलब कि वो तुरंत जल जाए, सलाई मारे और आग पकड़ ले। आप लकड़ी जरा जलाइए तो सलाई मार के आग नहीं पकड़ेगा जल्दी, उसको पहले गर्म करना होता है। वो जब गर्म हो जाता है काफी, जब वो अपना इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त कर लेता है, चाहे कोयला में आप सलाई मार के सटा देंगे तो क्या कोयला जल जाएगी? नहीं जलती है। लेकिन गैस को देखिए, आप रेगुलेटर खोलते हैं और तुरंत जल जाती है। इसका मतलब है कि जो गैस हमने जलाया एलपीजी के रूप में, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, वो तुरंत जल उठती है। और जो चीजें हैं जलावन का, उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, उसको बार बार गर्म करेंगे तब आग पकड़ती है। तो पहला कैरेक्टर उसका यही होना चाहिए कि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो। दूसरा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू, उसके उष्मा देने की मात्रा, यही है कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलोग्राम गैस जलाइए, 1 किलोग्राम लकड़ी जलाइए, 1 किलोग्राम कोयला जलाइए, 1 किलोग्राम आप और भी कोई चीज जलाइए, क्या सबका हित बराबर होगा? ऐसा नहीं है, सबका हित बराबर नहीं होगा। एलपीजी गैस 1 किलो आप जलाएंगे तो 3 दिन 4 दिन आप खाना बना लेंगे। 1 किलो गोईठा से आपका 10 गो लिट्टी भी तैयार नहीं होगा। 1 किलो लकड़ी से आपका पूरा खाना नहीं बनेगा। तो यही है कैलोरीफिक वैल्यू। जो भी ईंधन है उसका कैलोरीफिक वैल्यू ऊंचा होना चाहिए। उसके 1 किलोग्राम से इतना हीट पैदा हो जाए जिससे हम बहुत चीजें बना सकते हैं, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू है। तीसरा, उसके जलने से किसी तरह का विषैला पदार्थ पैदा न हो, CO2 गैस पैदा न हो, कोई हानिकारक गैस पैदा न हो। ऐसा नहीं कि हम गैस जलाएं और वो दूसरा गैस बना, उसको सुन के हम ही बेहोश हो गए, तो वो अच्छे ईंधन की श्रेणी में नहीं आएगा, वो हर आदमी के इस्तेमाल में नहीं आ जाएगा। तो उसको फ्री फ्रॉम और टॉक्सिक मटेरियल से होना चाहिए, उसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं होना चाहिए। बर्तन में काला नहीं लगना चाहिए। आप गैस पे खाना बनाते हैं, देखिए बर्तन में कोई काला नहीं निशान लगता है, और आप लकड़ी पे जलाते हैं तो आपके बर्तन में काला दाग लग जाता है। तो ये सब इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो, है। एक सिलेंडर आप 1 महीना जलाते हैं, क्या एक सिलेंडर के वजन के बराबर आप लकड़ी ले जाके 1 महीना जला लेंगे? नहीं जला सकते हैं। तो ये लकड़ी है, ये कोयला है, ये सब लो क्वालिटी का फ्यूल है। लेकिन एलपीजी है, सीएनजी है, ये सब सुपर क्वालिटी का फ्यूल माना जाता है। पहला तो कि प्रदूषण नहीं करता है, दूसरा कि इजी टू ट्रांसपोर्ट है, तीसरा कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, चौथा उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है ना। तो ये सारी चीजें आइडियल फ्यूल के अंतर्गत आती है। तो कोयला को बंद बर्तन में जलाने की प्रक्रिया को, उसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। और उस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कई चीज तैयार हो गए, कोक तैयार हो गया, कोल tar तैयार हो गया, कोल गैस तैयार हो गया, आपको कई चीजें उससे प्राप्त होती है। और उस कोल tar से फिर कितना काम होता है,
उस कोल गैस से कितने काम हो सकते हैं जलावन के रूप में, उसके द्वारा जो प्राप्त किया गया है कोक, उससे भी बहुत सारी चीजें तैयार होती है। तो यहाँ पर जरा सा आप अपनी किताब में पेज नंबर 63 पे जाएंगे तो यहाँ पे बताया गया है आपको एक टेबल बनाया गया है, और टेबल को भी आप देख लीजिए यहाँ किताब पे, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि पेट्रोलियम को हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, बहुत लो टेम्परेचर पे डाला तो एलपीजी गैस तैयार हुई, और ये एलपीजी गैस को हम सिलेंडर में पैक कर लेते हैं जो खाना बनाने वाला चूल्हा में इस्तेमाल हुआ। फिर इसको 30 डिग्री से 120 डिग्री पे जब गर्म किए हैं तो अब इससे जो ईंधन तैयार होगा जिससे गाड़ियां चलती है, डीजल और पेट्रोल तैयार होते हैं इस टेम्परेचर पर। फिर 130 से 150 डिग्री तक अगर गर्म करेंगे तो इससे नेफ्था तैयार होता है। इस नेफ्था से प्लास्टिक बनाए जाते हैं और कीटाणुनाशक दवाइयां बनाई जाती है जिसको हम लोग इंसेक्टिसाइड कहते हैं, ये तैयार होता है। फिर टेम्परेचर 180 से 210 डिग्री पे आए तो जेट फ्यूल बना। जेट हवाई जहाज का एक क्वालिटी है एरोप्लेन का, जेट एयरवेज होता है ना, तो उसमें का जो ईंधन लगता है पैराफिन, मोम तैयार होता है इससे, केरोसिन ऑयल तैयार होता है। प्लास्टिक 180 से 210 डिग्री पर, फिर 270 से लेकर 340 डिग्री पर अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ऑटोमोबाइल फ्यूल तैयार होगा। ऑटोमोबाइल फ्यूल हम लोग किसको कहते हैं? वही जो स्वचालित गाड़ियां हैं जो चलती है डीजल पेट्रोल से, ये भी तैयार होता है। आगे जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा 500 डिग्री तक इसको गर्म करेंगे तो जो फ्यूल तैयार होगा वो फ्यूल फिर पानी के जहाज में भी वो भरने वाला ईंधन तैयार होता है जिसको हम लोग शिप बोलते हैं, जहाज में पानी के जहाज वाला फ्यूल तैयार होगा। और उसके बाद आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। 500 डिग्री के बाद सॉलिड पदार्थ जो बच जाएंगे बर्तन के अंदर वो कहलाएगा आपका मोम। वो मोम हुआ, उसमें बिटुमिन होता है, और आपको बिटुमिनस से कोयला भी बताए थे, बिटुमिन यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। इस बिटुमिन से वही वाटर प्रूफिंग रूफ पर तैयार किए जा सकते हैं, और रोड का जो पक्कीकरण किया जाता है, रोड पर जो आप अलकतरा देखते हैं डाला जाता है, अब वो अलकतरा का जमाना खत्म, अब तो सीमेंट बालू का बनता है रोड। देख रहे हैं आप जमाना कैसे बदल गया। अब वो जो अलकतरा है उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है, उससे तो और कीमती चीज निकाले जा रहे हैं, इसलिए अब अलकतरा का इस्तेमाल बंद हो गया है और उसकी जगह सीमेंट बालू कंक्रीट का रोड ढाला जा रहा है। वो अलकतरा को बचाया जा रहा है क्योंकि उससे भविष्य में बहुत कुछ बनाए जा सकते हैं, उसलिए उसका कंजर्वेशन हो रहा है और उसकी जगह पर लोग रोड की ढलाई सीमेंट बालू गिट्टी से कर रहे हैं। तो इस तरीका से टेक्निक का विकास हुआ है। आज से 200 साल पहले हमको ये टेक्निक नहीं मालूम था, तो हम अलकतरा से रोड की ढलाई कर रहे थे, अलकतरा से रोड बना रहे थे, लेकिन अब नहीं बना रहे हैं, अब उसकी जगह कोई और मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि अलकतरा हमारे लिए बहुत मूल्यवान चीज है, उससे हम 200 चीज निकाल सकते हैं भविष्य में। सिंथेटिक क्लोथ बताया ना, परफ्यूम, डाई, पेंट, एक्सप्लोसिव, एक से एक विस्फोटक तैयार होते हैं उससे। ये TNT, TNB ये सब नाम है विस्फोटक का, ये सबसे बम बारूद बनाए जाते हैं, इसलिए अब उसका प्रयोग धीरे धीरे खत्म हो रहा है रोड बनाने में। तो अब इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है थोड़ा सा नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है। CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? ये भी जमीन के अंदर से मिलता है, लेकिन ये गैस जो तैयार होती है ये वेजिटेशन से होता है, यानी कि तो नेचुरल गैस जो होता है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जमीन के अंदर से ये भी निकलता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वेजिटेशन मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधा जो जमीन के अंदर दब रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ी उड़ी टाइप के, और इसमें डिकम्पोजिशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग करके इससे वो गैस तैयार करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का जो डिपोजिशन है हमारे देश में जो ये गैस प्राप्त होती है वो ज्यादातर त्रिपुरा में, जैसलमेर में और मुंबई में
और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में ये गैस आपको मिल सकती है, सीएनजी गैस। इसको CACNG का मतलब हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कई शहरों में भी सीएनजी से भोजन भी बनाया जाता है। ये ठीक उसी तरह जलता है जैसे आपका एलपीजी जल रहा है, लेकिन इस गैस का इस्तेमाल ज्यादातर ऑटोमोबाइल में होता है। कहा जाता है कि दिल्ली की सभी बसें सीएनजी है, इसका मतलब सिलेंडर से चलती है वो, और किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं देती है। तो सीएनजी का इस्तेमाल भी एक तरह से ईंधन के रूप में होता है। ये से आपको ऑटो भी चलते हैं, बस भी चलता है, टेम्पो भी चलता है, तो इसका इस्तेमाल इस रूप में होता है। कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल का मतलब हो गया ईंधन का संरक्षण। ईंधन है लेकिन ये बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हमको करोड़ों बरस तक पृथ्वी पर कोयला मिलता रहेगा, पेट्रोल मिलता रहेगा, डीजल मिलता रहेगा, सीएनजी मिलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस सब का डिपॉजिट सीमित है, लिमिट है। इसको हम जितना ढंग से इसका खर्च करेंगे उतना ज्यादा ही हमारा साथ देगा, और जितना जल्दी इसका मिसयूज करके खत्म कर देंगे उतना ही जल्दी ये दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन और ये जो भी फॉसिल फ्यूल है इसका जो कंजर्वेशन किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल सभी लोग CFL बल्ब जला रहे हैं, LED बल्ब जला रहे हैं। इससे क्या फायदा है? बिजली बिल में बचत है, इससे बिजली बिल बचता है। दूसरा, वो इतना हीट भी नहीं देता है जितना हीट पहले का बल्ब देता था। 10 रुपया वाला बल्ब, फिलामेंट टाइप का बल्ब 100 वाट 60 वाट ले रहा है। ये CFL बल्ब 10 वाट का है, 12 वाट का है। तो आपका बिजली ईंधन की भी बचत हो रही है, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि किसी भी एनर्जी का हम मिसयूज ना करें। घर के अंदर नहीं है, पंखा चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप बिजली को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि कंजर्वेशन तभी संभव है जब सभी लोग इसके बारे में सोचेंगे, सभी लोग इसके लिए मानक तैयार करेंगे। जैसे अक्सर जाम लग जाती है रोड पे, तो गाड़ियों का तेल बिना मतलब जलता रहता है, और जितना तेल में वो कहीं और पहुंच जाएंगे वो बाजार में लटके रहते हैं। तो ये सब जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, और शॉर्ट में इसको बोला जाता है PCRA। ये एक संस्था है जो आपको समय समय पर एडवाइस देती है, सुझाव देती है कि आप किस तरह गाड़ी को चलाएं या किस तरह आप गाड़ी को मेंटेन करें ताकि पेट्रोलियम का कंजर्वेशन हो, पेट्रोलियम की बचत हो। और इसके लिए जो नियम कानून समय समय पे बताए जाते हैं उसका पालन करना चाहिए। इंजन को बराबर सर्विसिंग में लाना चाहिए, क्योंकि इंजन अगर सर्विसिंग में रहेगी बराबर, कम से कम 6 महीना पर एक बार इंजन की सर्विसिंग होगी, तो तेल की खपत कमेगी, गाड़ी कम तेल खर्च करेगा और ज्यादा माइलेज कवर करेगा। तो सर्विसिंग करना है, हरे हरे पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि CO2 गैस को ले सके और हमारी धरती पर हरियाली बढ़ सके, हमको लगातार कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मिल सके। ये सब जो तौर तरीके बताए जाते हैं, ये सब PCRA का मतलब हो गया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। आप पेट्रोल और डीजल की बचत कैसे करेंगे? रेड सिग्नल पे गाड़ी को रोकेंगे, फिर गाड़ी को चलाना हो, स्टार्ट करना हो, हरा सिग्नल हो गया तो स्टार्ट कर लीजिए, यानी जहां जाम लग गया हो वहां पर आप ईंधन को बंद कर दीजिएगा, गाड़ी को बंद कर दीजिएगा, तो कम से कम पेट्रोल और डीजल की बचत तो हो ही जाएगी। और इसके लिए आपका इंजन सही हालत में होना चाहिए, आपकी बैटरी सही हालत में होनी चाहिए, आपका सेल्फ सही हालत में होना चाहिए, तभी ना आप जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा आप अपना इंजन स्टार्ट करेंगे और गाड़ी को आगे बढ़ा देंगे। अक्सर लोगों का इंजन खराब रहता है और इसी कारण वो डर से बीच में बंद नहीं करते हैं, क्योंकि बंद करेंगे तो ठेल गाड़ी लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इंजन को चालू रखते हैं और इस तरीका से पेट्रोलियम हमारा बर्बाद होता है। तो पेट्रोलियम को बचाने के लिए आप जो कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि पेट्रोलियम एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। एक दिन ये समाप्त होना है और ये बनने वाला बात अब धरती के अंदर नहीं है, अब ये संभव नहीं है बनना। तो इसको हम ज्यादा लंबा समय तक चला सकें, इसके लिए जो भी प्रयास करेंगे वो सब आपका पेट्रोलियम कंजर्वेशन के प्रति किया गया योगदान माना जाएगा। थैंक यू। अब इस पे जो कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चों,
वो तो हम समझते हैं कि अगर आपने, जैसे पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है इजराइल, अमेरिका, रसिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, ईरान, इराक, इन सब देशों में तेल का भंडार है। ये सब देश अपने मनमाना ढंग से तेल की कीमत वसूलते हैं आपसे, हमसे, इसीलिए तो तेल की कीमत इतनी बढ़ जाती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में सब मिल बैठ के मीटिंग करेगा कि हम इसी रेट में तेल बेचेंगे, तो स्वाभाविक है कि तेल की कीमत बढ़ जाएगी। फिर कुछ हमारे यहाँ ईएसटी, जीएसटी और क्या क्या लग जाती है, इसलिए हमारे यहाँ तेल महंगा हो जाता है और हम अपने तेल का ज्यादा बड़ा भंडार भी नहीं बनाए हुए हैं। तो लगभग अगर आप मन से पढ़ लेंगे इस चैप्टर को एक बार, तो आप सभी तरह के क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे सकते हैं। और आज के लिए हम इतने ही पर अपनी बात को बंद करेंगे। थैंक यू। चलिए सर, बंद कीजिए।